नमस्कार। प्रेस वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। प्रेस वार्ता में हम देखेंगे कि आज क्या कुछ खास चल रहा है देश भर में, राजनीति में किस तरह से माहौल है, वहीं मौसम का हाल किस तरह से, और हम तमाम जानकारी लेंगे कि आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है, सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो इन्हीं जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ देश न्यूज के, वहीं हमारे साथ सूरज पाठक जुड़ चुके हैं एडिटर, और प्रबल सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर। हम इन तीनों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप तीनों का ही देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज देश की मुख्य बड़ी खबरें क्या कुछ है। जय श्रीवास्तव जी, जय श्रीवास्तव जी तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। प्रबल सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज देश की राजनीति में किस तरह से माहौल है और बड़ी खबरें क्या है। देखिए, देश की यहाँ तक हम बात करें तो अब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव और सिर पे है। उसको लेकर पूरे देश में और खासकर सबकी नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। और कब चुनाव आयोग जो है घोषणा करता है देश में लोकसभा चुनाव की, जो सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो उसके बाद चुनाव की सिलसिला जो विभिन्न पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशियों का चयन करेंगी, उसकी कायावाद जारी है। और इस बीच विकास कार्यों को भी गति दी जा रही है। मुख्यमंत्री खासकर डॉक्टर मोहन यादव पूरे प्रदेश में एक तूफानी दौरा विकास कार्यों को लेकर कर रहे हैं। जगह जगह वो जो है प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम किस तरह स्थापित हों, उनका शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह चल रहे हैं। इस बीच जो है चुनाव आयोग कब घोषणा करता है ऐसा माना जा रहा है 13 तारीख या 14 तारीख को ये घोषणा हो सकती है। उसके बाद जो है वो विधिवत लोकसभा चुनाव की जो है जिस तरह से मतदान होना है, कब कितने चरणों में होना है, और खासकर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो अभी जो है कांग्रेस अभी तैयारी कर रही है, उनकी बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 29 में से 25 सीटों का ऐलान कर दिया है, 4 सीट उनको और करना है। इस सब तरह के जो है तैयारी जोरों पर जी। वहीं जय श्रीवास्तव जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज की तमाम बड़ी अपडेट्स और खबरें क्या है, देश का किस तरह से हाल है देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो देश की राजनीति किस तरह से गरमाई हुई है, बताइए। देखिए, मैं एक बड़ी खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। जिस प्रकार से भारत में लोकसभा का चुनाव है और पूरा माहौल बना हुआ है भारत में कि यहाँ पर सरकार जो है 2024 में ही चुने जाना है 5 साल के लिए। इसी प्रकार से अमेरिका में भी चुनाव है, और अमेरिका में इस समय जिस प्रकार उनके वो गवर्नर चुने जाते हैं, वो उसके अभी वोट चल रहे हैं अभी। और सूचना ये मिली है कि पूर्व जो दोनों प्रतिद्वंदी है डोनाल्ड ट्रंप और के अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति के बीच में ही ये चुनाव होना है। दोनों के बीच में फाइट होना है, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा इस बार भारी बताया जा रहा है। और वहाँ जो भारतवंशी कुछ लोग वहाँ गवर्नर के रूप में तो चुने जाएंगे, लेकिन वो ये सभी अपना समर्थन डोनाल्ड ट्रंप को दे के अपनी उम्मीदवारी विड्रॉ कर लिया है। मतलब निक्की हेली हो, विवेक रामास्वामी हो और तुलसी गेबार्ड, ये तीनों ही जो है गवर्नर है और गवर्नर के इलेक्शन तक रहेंगे। और उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में आपको डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है। तो ये एक बात है, जब भी भारत में इलेक्शन होता है उसी के इर्द गिर्द जब अमेरिका का चुनाव होता है तो इसका प्रभाव अमेरिका में जरूर पड़ता है, क्योंकि अमेरिका में भारतवंशी हो या भारत के समर्थक बड़े पैमाने पे हैं। यानी कहा यह जाता है कि जो 4 सीनेट है वहां पर, मतलब गवर्नर है, उनके स्थानों पे बहुत बड़े पैमाने पे भारतवंशी होने के कारण से वो एरिया निश्चित रूप से जो समर्थन भारतवंशी करते हैं वही जीतते हैं। तो जीतने के कारण से जो है भारतवंशियों को वहां पर विशेष रूप से एक तवज्जो
दी जाती है। लेकिन अभी जो है इस बार देखा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और वर्तमान जो राष्ट्रपति के खिलाफ वही उम्मीदवार है, तो इसीलिए दोनों के बीच में सीधे टक्कर होने के साथ साथ जो भारतवंशियों का समर्थन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। हो सकता है कि इस बार पुनः डोनाल्ड ट्रंप चुने जाए। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच यदि टक्कर होते हैं तो निश्चित रूप से जो है भारतवंशियों का झुकाव इसीलिए रहता है क्योंकि पूर्व कार्यकाल डोनाल्ड ट्रंप का बहुत अच्छा रहा है। यही कारण है कि वहाँ इस बार भी भारतीय जो लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वोटिंग करेंगे। जी जय श्रीवास्तव जी, एक चीज जानना चाहूंगी। जिस तरह से अभी ये चीजें सामने आ रही है कि जो भारतवंशी गवर्नर्स है, जैसे निकी हेली का भी आपने नाम लिया, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने को कहा है। 4-5 दिनों पहले जब निकी हेली को गवर्नर पद के लिए चुना गया था, तब निकी हेली ने एक बयान दिया था कि अमेरिका की जनता को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी फिट नहीं है। तो अब निकी हेली का डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देना, पहले उनका ये कहना कि शायद जनता के पास एक अच्छा विकल्प हो जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के अलावा, इसलिए मैं चुनाव लड़ूंगी और लड़ूंगी, जनता का भरोसा जीतूंगी, और अब उनका समर्थन देना डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये किस और इशारा कर, आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने अपने कदम पीछे लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन दिया है? क्या होता है कि जब चुनाव होते हैं तब विरोधी हो या विपक्ष की पार्टी हो, उनके खिलाफ कई बार इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाता है, लेकिन आगे जाके उनको सब कुछ सामान्य वातावरण में आगे बढ़ते हैं चुनाव को लेके। तो यही कारण था कि जब एक गवर्नर के लिए निकी हेली वहाँ चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने ही डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि पहले वहाँ अमेरिकन जो सिस्टम है वो सिस्टम इसी प्रकार का है कि पहले आपको गवर्नर के लिए हर जगह पर इलेक्शन में वोटिंग होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, निकी हेली वहां पर जीत गई थी। तो एक जगह जीतना एक जगह हारना वहां बहुत ज्यादा बड़ा मायने नहीं रखता है। तो ये निकी हेली जहां से चुनाव लड़ रही थी, वहां वो जब स्पीच दे रही थी तब जाके उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के भी खिलाफत की है, क्योंकि उस समय उनको जीत हासिल करनी थी। लेकिन जब जीतने के बाद जब देश का मामला आया, वो एक एरिया का मामला था। इस बार जब देश का मामला आया तो टोटल वोटर जब देखा गया कि टोटल वोटर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है, तो इसीलिए जो है सब मिलके जो बाइडेन के सामने डोनाल्ड ट्रंप को ही लड़ाने का फैसला उन्होंने लिया है। तो इसीलिए अब फाइट दोनों के बीच में है। जिस प्रकार से पिछले बार हमको देखने को मिला था कि दोनों नेता ही आपस में चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे, इस बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। जी ठीक। वही सूरज पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, विदेश की राजनीति के बारे में हमने बात कर ली, देश की राजनीति के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है और देश के तमाम राज्यों में जो राजनीतिक माहौल है उसमें उथल पुथल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो लिस्ट जारी कर दी गई है, कांग्रेस की लिस्ट भी जल्दी आने वाली है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में राजनीति का माहौल किस तरह से है? देखिए, आपने जो बात पूछी मध्य प्रदेश की नीति के संदर्भ में उस पर जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 खबरों पर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका भी, दर्शकों का भी, कि वर्तमान में बेंगलुरु में जल संकट आ चुका है। आपको याद होगा कि देश न्यूज ने बताया था बहुत पहले, इस बात के लिए चिंता जाहिर की थी कि यदि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के कारण होगा, और शुरुआत कई देशों में हो चुकी है। भारत की बात करें तो अभी चूंकि गर्मी आई नहीं है, अभी ठंड खत्म नहीं हुई ये नहीं कहा जा सकता, उसके बावजूद बेंगलुरु में इतना महाजल संकट आ चुका है कि बेंगलुरु महानगर में 3000 से ज्यादा बोरवेल सूख चुके हैं और टैंकर माफिया वहां सक्रिय हो गया है और लोगों से 4 गुना से ज्यादा दाम पानी के वसूले जा रहे हैं। तो वहां सलाह दी जा रही है कि पानी का कम से कम प्रयोग किया जाए और खाने पीने के बर्तनों में डिस्पोजल का इस्तेमाल किया जाए, ताकि धोने में, बर्तन साफ करने में जो पानी का इस्तेमाल है वो रोका जा सके। बर्तन की धुलाई पर पानी जो है वो वेस्ट ना हो,
पहली चीज तो यह है। दूसरा, चुनाव की आपने बात की है तो मध्य प्रदेश पे आने से पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बारासात में रैली की है, संदेश खाली की यौन उत्पीड़ित महिलाओं से जो उन्होंने भेंट की है, उनके बहाने उन्होंने ममता सरकार पर निशाना भी साधा है। कहीं ना कहीं चूंकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही साथ ये बात भी साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं पहले कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाएगी, तो वो उसी क्रम में लगी हुई है। दूसरी बात रही मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय जो सीधी बात देखी जा रही कि जहां आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज आखिरी दिन है मध्य प्रदेश में, और इसको लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कयास अब तक सामने आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से ठीक बाद ये कह चुकी है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान हो या मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान हो, उन्होंने कहा कि इस बार हम मध्य प्रदेश से 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने वाले हैं और उसी की तैयारी को लेकर के सरगोशियां देखने मिल रही हैं। कांग्रेस में जहां एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव की तैयारी, सरगोशियां, सरगर्मियां देखने को मिल रही है, बयानबाजी सामने आ रही है, वहीं प्रदेश स्तर पर यदि देखें तो कांग्रेस की तैयारी कुछ खास नजर आने रही है। ये भी कहा जा रहा था कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान एक माहौल बनेगा और उस माहौल के बाद में कार्यकर्ताओं में नया जोश होगा, नई उमंग होगी, लेकिन जो अपेक्षाएं की जा रही थी वो अपेक्षाएं धरती पर दिख नहीं रही हैं कि जमीन पर वो अपेक्षाएं पूरी होती दिख रही हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो नए चेहरे उतारे हैं, क्योंकि 195 लोगों की जो सूची जारी की है मध्य प्रदेश की, 29 में से 24 सीटों पर जारी उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, तो उसमें से 11 जो नए चेहरे हैं उन चेहरों पर बहुत मंथन हो रहा है, सियासी गलियारों में चर्चा है। जहां वर्तमान सांसद का टिकट काटा गया है, नए चेहरे को मौका दिया गया है, कई जगह वर्तमान सांसद को भी मौका दिया गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार इसलिए गर्म है क्योंकि नए चेहरों पर दांव खेलना, और ऐसी स्थिति में नए चेहरों पर जब दांव खेला जा रहा है तो वो बयान कि 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे, वो बयान कितना सार्थक हो पाएगा और उसकी सकारात्मकता कितनी होगी, साथ ही वो संकल्प कैसे पूरा होगा, इसको लेकर के। हालांकि एक बात और कही जा रही है, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2019 का चुनाव लड़ा था तब से ये बात थी कि मोदी है तो मुमकिन है। सियासी गलियारों में इस नारे को भी हवा दी गई है। एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में जब हमने देखा तो एक नया कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था और वो था कि मैं भी चौकीदार। जब चौकीदार की बात कही गई तो भारतीय जनता पार्टी ने इस कैंपेन को हवा दी और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने नाम के आगे लिखा, अपने घर के बाहर लिखा, अपने एक्स हैंडल पर लिखा, सोशल मीडिया पर लिखा कि मैं भी चौकीदार। उसी तर्ज पर इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया नारा दिया है कि देश मेरा परिवार, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके बयान के ठीक बाद से 1 मिनट ही हुआ होगा उनके बयान को, और 1 मिनट बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने अपने एक्स हैंडल पर लिख दिया कि मोदी का परिवार, अपना नाम और लिख दिया कि मोदी का परिवार। तो ये बता दूं मैं कि लालू यादव ने जो बयान दिया था पटना में कि उनका तो परिवार ही नहीं है, उस बयान के बाद से उस बयान पर जवाब देते हुए जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मुझसे सवाल पूछते हैं कि मेरा परिवार कहाँ है, मेरा परिवार नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है और ये मैं इनके परिवार का हिस्सा हूँ। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने ये कैंपेन को आगे बढ़ाना चालू किया और मध्य प्रदेश में भी इस कैंपेन का असर दिख रहा है, जहां एक तरफ ये बात कही जा रही है कि ये 19 में चौकीदार और 24 में परिवार, क्योंकि परिवारवाद की राजनीति पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि देश मेरा परिवार है। तो इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश के नेताओं में भी वो सरगोशी दिख रही है, वो जोश दिख रहा है और इस कैंपेन को हवा दी जा रही है कि देश मेरा परिवार। और इस देखना होगा कि ये जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव में ये देश मेरा परिवार, मोदी का परिवार, इस बात को मतदाताओं के बीच पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। और यह चुनाव अब पार्टी न होकर के
ये हो जाएगा कि मोदी के परिवार हैं तो परिवार का सदस्य चुनाव में खड़ा है, परिवार की पार्टी है, पार्टी और परिवार को एक कर दिया गया है। वहीं कार्यकर्ताओं को भी परिवार बताया जा रहा है और कार्यकर्ता दूसरों को भी बता रहे हैं, आम मतदाता को भी ये बता रहे हैं कि मोदी के परिवार की बात है। तो ये कैंपेन इस बार हमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा मध्य प्रदेश में और साथ ही पूरे देश में भी। जी दामिनी जी बिल्कुल। वही प्रबल सक्सेना जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मोदी के परिवार की बात हुई, वहीं अभी राहुल गांधी का भी इसमें जिक्र हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज राहुल गांधी का चुनाव यात्रा का जो है वो आखिरी दिन है। राहुल गांधी को लेकर चुनाव आयोग ने भी अभी एक चेतावनी जारी की है कि राहुल गांधी अपनी बयानबाजी पर संयम रखें, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है पिछले चुनाव में भी कि बयानबाजी के चलते राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने तक की नौबत आ गई थी। तो इस बार इसको लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा तो राहुल गांधी को चेतावनी जारी कर दी गई है कि राहुल गांधी अपनी बयानबाजी पर थोड़ा संयम रखें और सोच समझ कर बोले। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी अक्सर जो अपनी टिप्पणी करते हैं, अपनी बयानबाजी करते हैं, वो सीधा सीधा जो है वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद जो है वो चर्चा शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं वो कटघरे में खड़े होते हैं। पिछली बार भी चुनाव आयोग ने इसको गंभीरता से लिया संज्ञान में और उनकी संस्था पर भी इस खतरा मंडराया, संस्था गई, बाद में फिर बहाल हुई, तमाम चीजें हुई। इस बार चुनाव आयोग ने उनको मध्य प्रदेश के दौरे पे है तो निश्चित रूप से कहा कि आपको सोच समझ कर अपने बयानबाजी करना है, ताकि कल को कोई ऐसी पहले की तरह कोई घटना ना हो जाए। तो एक प्रकार से ये राहुल गांधी के लिए चेतावनी है, बल्कि जो उनका कह सकते हैं कि कई बार उनका जो बयान होते हैं काफी वो बचकाने बयान आ जाते हैं, उसमें कोई अर्थ नहीं होता। अभी आपने देखा होगा कि जब वो मालवा के दौरे पे थे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, बल्कि उनको आलू पकड़ाया और कहा कि सोना बना के दिखाइए, और उन्होंने आलू स्वीकार किया, उन्होंने कहा अगली बार जब आऊंगा तो सोना बना के लाऊंगा। तो ये कई चीजें जो इसको अपन उटपटांग कह सकते हैं, कई चीजें कह सकते हैं गंभीरता वाली नहीं है। ये इन चीजें सबका सामना करना पड़ता है। वो ऐसा बयान क्यों दे जाते हैं, कौन उनके सलाहकार हैं, ये बड़े हैं, लेकिन इसको लेकर चुनाव आयोग और खासकर उनकी पार्टी के लोग ही कई बार शर्मिंदा होते हैं, कटघरे में खड़े होते हैं, फिर वो पूरा माहौल बदल जाता है। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं, यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कमलनाथ किसी साथ कभी साथ है, कभी नहीं है, कभी दिग्विजय सिंह साथ है, कभी नहीं है। और जो उनके कमलनाथ के एकमात्र पुत्र सांसद यहाँ से नकुलनाथ मानस हैं, उनको लेकर अटकले कयास का दौर है कि वो एक बारी दिखे फिर दिखाई नहीं दिए। तो तमाम चीजें जो चल रही है कांग्रेस के अंदर, जबकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही जो उनके प्रत्याशी उन्होंने घर घर दस्तक देना शुरू कर दिए, वरिष्ठ नेताओं से मिलना शुरू कर दिया है और कार्यक्रमों को उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और उनको अच्छा खासा समय भी मिल रहा है। जबकि कांग्रेस में आप देखिए कि अभी मीटिंगों का दौर ही जारी है, अभी पैनल ही बन रहे हैं, जबकि ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बाद भी इससे गंभीरता समझ में आती है कि कांग्रेस कितनी अपने प्रत्याशी को लिए गंभीर है, कितने मुद्दे होंगे। तमाम चीजें जो है आने वाले समय में स्पष्ट होंगी और साफ होंगी। जी बिल्कुल। जय श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि और अगर हम देखें तो देश की और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की भी मैं बात करूंगी कि ऐसी कोई सी खबर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करी है, कोई बड़ी खबर है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? देखिए, खबर है महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र में जो है 12 सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस बार फायदा मिले। एनसीपी जो अजीत गुट है उनको केवल 4 सीटें दी गई। इसी प्रकार से जो शिवसेना है, शिवसेना में उनको केवल 13 सीटें दी गई। तो कुल 27 सीटें और 31 सीटों पर जो है ये भारतीय जनता पार्टी लड़ने वाली थी। पिछले बार 23 सीटें दोनों आपस में लड़ रहे थे, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, जिसमें से अधिकतर सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रही थी, महाराष्ट्र से भी जो है इस बार उनके सीटें अभी बंटवारा के बाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बढ़ेगी। तो ऐसे जिस प्रकार से जो है एक किसान, अनुभवी किसान जिस प्रकार से फसलों को चुनते हैं, जब फल पकने के बाद आराम से गिनते हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक एक पॉकेट से एक एक लोकसभा के सीटों को धीरे धीरे बिन रहे हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश को लेंगे तो
छिंदवाड़ा में कांग्रेस की पकड़ है और कांग्रेस का ही वहाँ सांसद है। तो जिस प्रकार अभी थ्रेड है, जिस प्रकार से वो सारे चीजें अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धीरे धीरे जाने की स्थिति में है, तो छिंदवाड़ा पर भी नजर है और नकलनाथ को भाजपा में लाके छिंदवाड़ा सीट भी हासिल करना चाहते हैं। ऐसे ही महाराष्ट्र में, ऐसे ही बिहार में इस धीरे धीरे जो है अपने पक्ष में वातावरण निर्मित करने में सफल हो गए। लेकिन जो जहां से सीटें ज्यादा मिल सकती है वहां से हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट जो है, जो INDIA वो अभी गठबंधन के साथ में तालमेल नहीं बिठा पा रही है कि कौन किसको कहां से लड़ाना है, किसको कितने सीटें कहां पर देना है। जब ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपसी लड़ाई होगी जी। और भारतीय जनता पार्टी इसमें सफल हो रही है कि जहां से ज्यादा सीटें मिल सकती है, गठबंधन को समझा के वहां क्लियर करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र उसका एक उदाहरण है जी। कि 4 सीटें एनसीपी को दिया, 13 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दिया है और बाकी सीटें अपने पास रख ली है जी। इसका मतलब यही है कि वहां निश्चित रूप से भाजपा की सीटें बढ़ेगी। तो ये लोकसभा में जो है जितना ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, इतना ध्यान कांग्रेस नहीं दे पा रही जी। तो इसको कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो टक्कर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे जी। बिल्कुल जी दामिनी। बिल्कुल, समय के चलते हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से हमने जाना कि सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी राजनीति का किस तरह से माहौल है, विदेश की राजनीति में क्या हो रहा है, साथ ही साथ क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो देश की राजनीति में किस तरह से हलचल मची हुई है, देश के तमाम राज्यों की बड़ी अपडेट्स हमने जानी। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे प्रेस वार्ता में अलग अलग राज्यों की और साथ में देश विदेश की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।